हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छा ही होंगे। और क्लास 10th है इस बार, जिनका भी क्लास 10th है वो अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अच्छे मार्क्स लाने के प्रयास करें बोर्ड में, ठीक है। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और कुछ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसा कि हमने सब पता है, स्टडी मिनिस्टर ने इस बार क्लास 10th और 12th के 30% सिलेबस को रिड्यूस किया, ठीक है। अब 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फ़ायदा बहुत है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए पूरा कोर्स मायने रखता है। हाँ, बोर्ड में कम आएंगे मार्क्स, वो अलग है, उसका कहीं कोई दिक्कत है। आप पढ़ते रहिए, पूरा पढ़िए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप पढ़ते समय ही नोट्स बनाने का प्रयास करिए, खुद से नोट्स बनाइए, खुद को पढ़िए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम्स नहीं बचे हैं बोर्ड आने के लिए। और लगभग देखा जाए कि अगस्त स्टार्ट हो ही गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत से 6-7 महीना बहुत बचा होगा, तो ज़्यादा नहीं है। तो पढ़ते रहिए और कोई दिक्कत हो तो सजेस्ट करिए, ठीक है। तो चलिए सब शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला पार्ट वीडियो लेकर आए हैं, जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। ये पहला वीडियो लेक्चर है और इसमें हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में, जैसा लिखा ब्लैक बोर्ड पर, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में पूरा डिटेल करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब पर मैंने वीडियोस देखे हैं, उसमें बहुत लोगों ने पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया है, लेकिन वहाँ पे एक मेन बेसिक प्रॉब्लम बच्चों की ये आ रही है कि वीडियो सीक्वेंस में नहीं है। बहुत लोगों ने वीडियो 1 ही घंटे में या 1.5 घंटे में पूरी वीडियो को ख़त्म कर दिया। ऐसे में बच्चे पढ़े कैसे? क्योंकि पूरा थोड़ा स्टेप वाइज रहता है, एक एक स्टेप समझना रहता है, क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा आसानी होती है। तो यही सब है, आपको पढ़ना है इसी सब के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करना शुरू करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसमें क्या है, देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समझने से पहले 2 बातें और समझनी है। क्या समझनी है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चेंज क्या होता है, ठीक है। फिर हम चैप्टर्स में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं चेंज क्या होता है। देखो, जैसा कि 9th में सबने पढ़ा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं बता दे रहा हूँ कि चेंज जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज, ठीक है। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। देखो, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज जन्म नहीं जानते हैं ना, कि चेंज का मतलब होता है कि बदलाव होना। अब केमिस्ट्री में 2 पार्ट में है, एक फिजिकल हो गया, एक केमिकल हो गया। फिजिकल का मतलब हो गया भौतिक चेंज और केमिकल का मतलब हो गया रासायनिक चेंज। देखो डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल समझो, क्लियर हो जाएगा। फिजिकल चेंज उन चेंज को कहते हैं जो एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में इजीली कन्वर्टेबल हो जाए, मतलब एक से दूसरे में कन्वर्ट करना आसान हो जाए। एग्जांपल के तौर पे वाटर लेते हैं, जैसे वाटर आपका लिक्विड स्टेट में होता है, H2O आपका लिक्विड स्टेट में होता है। इसे अगर आप फ्रीज कर देंगे तो यही H2O किस स्टेट में चला जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, मतलब ये सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। आप इसको फिर से, सॉलिड है ना, इसको फिर से कंडेंस करिए या हीट करिए, हीट जैसे करेंगे ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा, ये, और ये चला जाएगा इसमें। मतलब ये आपस में क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाए आराम से, उन सभी चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज देखो क्या है, केमिकल चेंज कहने का मतलब है कि एक बार अगर वो अपना स्टेट ऑफ मैटर बदल ले जाए, अगर वो बदल ले गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर वो बदल ले गया तो वो वापस नहीं आएगा, मतलब इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे बर्निंग ऑफ पेपर, अगर आप पेपर को एक बार जला देंगे तो पेपर जल जाएगा तो वापस आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वापस वो नहीं आने वाला। दूसरा एग्जांपल, बर्निंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती को एक बार जला दो, पिघल जाएगी, तो फिर क्या वापस मोमबत्ती का मोम वापस ले आएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो ऐसे सभी चेंज जो किसी भी मेथड से वापस ना आ सकें, उन सबको बोलते हैं केमिकल चेंज। मतलब रिवर्सिबल नहीं होता। एक हिसाब से अगर हम बोलें कि जो केमिकल चेंज होता है ना, ये आपका इर्रिवर्सिबल होता है, ठीक है। इर्रिवर्सिबल का मतलब क्या है? चेंज नहीं हो सकता। मतलब ये अगर इधर जा रहा है, ए से अगर बी बन रहा है तो बी से ए नहीं बन सकता है किसी भी कंडीशन में। बहुत से रिएक्शंस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, तो वो बाद में पढ़ने हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जानिए, इर्रिवर्सिबल वो होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। एक बार जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया, वापस नहीं आएगा। फिजिकल चेंज में क्या है? फिजिकल चेंज में सिंपली यही कहा गया है कि रिवर्सिबल हो सके। तो फिजिकल पढ़ना नहीं है, केमिकल ही पढ़ना है। केमिकल को देखो, ध्यान से देखो क्या करना है। अब एक केमिकल क्या है कि रिवर्सिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कुछ आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, 2-3 लोग को आपस में मिलाइए, एक तीसरा बने। अब 2-3 को मिलाएंगे और तीसरा बनेगा अगर,
तो तीसरा बनेगा तो वो तीसरा वापस फिर अपने उसी फॉर्म में ना आ पाए जिस फॉर्म से वो बना है। अगर इसके लिए एग्जांपल मैं लूँ तो मैं इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको मिटा देते हैं और इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर मैं एक जनरल एक नॉर्मल तौर पे एग्जांपल लूँ तो देखिए जैसे मैंने लिया ए, जैसे मैंने ले लिया ए और प्लस मैंने इसमें मिलाया बी, अब ये गिवन प्रोडक्ट मुझे मिला सी। अब देखो मैंने किसी कंटेनर में, किसी बीकर में, किसी ग्लास में ए और बी को लिया, ए और बी को जैसे मिलाया हमें सी मिला, लेकिन अब हमने क्या देखा कि हम किसी भी प्रोसेस से सी को वापस नहीं ला पा रहे हैं। मतलब अगर हम इसको फिर से उसी बीकर को फिर हीट करें, प्रेशर अप्लाई करें, कुछ भी करें तो उस सी को हम ए और बी में वापस नहीं ला पा रहे। ऐसे चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज, और इन्हीं को हमें पढ़ना है रिएक्शंस और इक्वेशन के माध्यम से। चलिए अब ये हो गया, थोड़ा सा इंट्रो हो गया कि केमिकल और फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। और वैसे भी सीक्वेंस में थोड़ा रहेगा वीडियो, पहले आपको मैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस बताऊँगा, फिर दूसरा पार्ट इसका हो सके कई जितने पार्ट बनेंगे बनाया जाएगा। जैसा कि इसमें आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, बैलेंसिंग कैसे करनी है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं और कुछ एप्लीकेशंस हैं। एक रेडॉक्स रिएक्शन, उसका कुछ एप्लीकेशन है, 2 रेसिडिटी और ऑक्सीडेशन, तो कोरोजन, तो वही सब पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चैप्टर छोटा है लेकिन बेसिक है और आना चाहिए, बहुत बेसिक चैप्टर है, ये आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो फिर, क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका बैलेंसिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं इनके दोनों नाम पे, एक है केमिकल रिएक्शन, एक है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसे बताया केमिकल चेंज, तो वही आपका केमिकल रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखो, इसको कहने का मतलब है कि मैंने A प्लस बी रिएक्ट कराया, हमारा प्रोडक्ट बना C, तो A प्लस बी को रिएक्ट कराया, C बना। मतलब जब केमिकल रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहते हैं जब एक या एक से अधिक लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल से ज्यादा देते हैं, ठीक है। अगर लिखना जाए है when 2 or more substances combine to form more than one, या more than one से ज़्यादा भी बना सकते हैं, more than one substance called chemical reaction। एक या एक से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होंगे और उसके बाद एक से अधिक प्रोडक्ट बना लें तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब दूसरा आता है केमिकल इक्वेशन, किसको बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन बोलने का मतलब ये है कि ए और बी रिएक्ट करें होंगे तो कोई कंपाउंड होगा, कोई एलिमेंट होगा, कोई एटम होगा, कोई मॉलिक्यूल होगा, यही रिएक्ट किए होंगे। रिएक्ट करने के बाद भी वो क्या बनाएगा, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल, कोई कंपाउंड कुछ तो बनाएगा ना। तो उस रिएक्शन को उनके ओन लैंग्वेज में, ओन एलिमेंट की भाषा में लिखने को ही हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक सबसे जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है वाटर, ठीक है, वो है वाटर। देखिए वाटर कैसे बनता है, H2 प्लस O2 ये गिव्स करेगा H2, ठीक है। अभी बैलेंसिंग नहीं करते हैं, बैलेंसिंग बाद में सिखा देंगे आपको। तो ये हो गया आपका H2 प्लस O2। अब देखो, अब इसको लिखा जाए तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन और ये है वाटर। मतलब आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, गिवन प्रोडक्ट आपका वाटर बना। देखिए इसको मिलाए, अब ये क्या है कि ये इस लिखने का तरीका है, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि देखिए क्या समस्या है, रिएक्शन लिखना है ना तो बड़ा पड़ेगा और लोगों की आदत होती है, ह्यूमन नेचर, किसी भी चीज़ को शॉर्टकट करने की, शॉर्टकट से पहुंच जाए, कहीं जाना हो तो शॉर्टकट रास्ता मिल जाए। अब क्योंकि ये लंबा पड़ रहा है, बार बार इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि उसके हम एलिमेंट का सिंबल लिख दें, फार्मूला या सिंबल लिख दें तो हमें ज़्यादा आसान है। यानी हम अगर सिंबल से डिनोट कर दें तो वो ज़्यादा आसान होगा। यानी किसी इक्वेशन को, ध्यान से सुनिए, किसी इक्वेशन को अगर उसके सिंबल और फार्मूले से डिनोट किया जाता है तो ऐसे इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, किसी भी रिएक्शन को उसके सिंबल या उसके फॉर्मूले से डिनोट किया जाता है तो उस रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या बोलते हैं,
व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन सब्सटेंस और कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब एक या एक से अधिक जुड़ते हैं तो एक से अधिक बनाएंगे तो वो केमिकल रिएक्शन हो गया, और उन सबको उसके सिंबल और फॉर्मूले से लिखने को इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं हम, इसी में अगला आता है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अभी मैंने ए बी करके दिखाया है, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स को इसमें उठा लेते हैं। ठीक है, तो हमें वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। चलिए तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे हम लेते हैं जिंक सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लेते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, या बोलते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, अभी क्या है, ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा। ठीक है, हमने क्या किया, जिंक ले लिया, जिंक ले लिया प्लस H2SO4 ले लिया, प्रोडक्ट बनाया। हमने प्रोडक्ट में देखा ZnSO4 प्लस H2 निकला। अभी क्या है, ये H2 गैस है तो एरो ऐसा लिखा देते हैं, अभी हम डिटेल में और करेंगे। अब देखो प्रोडक्ट कैसे बना। बहुत से लोगों को समस्या होती है प्रोडक्ट बनाने में। केमिस्ट्री में एक मेन प्रॉब्लम ये है लोगों की कि रिएक्टेंट पता है लेकिन उन्हें प्रोडक्ट नहीं पता होता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो वही सबसे सिंपल तरीका क्या है ना, जितना पढ़ोगे उतना आएगा। जितने ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, जितने ज़्यादा रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आप पढ़ेंगे देखेंगे ज़्यादा, उतना ही आपको आता जाएगा। हालांकि कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं आयनिक पे, कुछ नहीं होते हैं। अब अगर इनको मैं आयनिक से करने की कोशिश करूँ तो देखो ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं। 9th में सबने आयन पढ़ा होगा। ठीक है, 9th में एक टॉपिक था छोटा सा, मैं यहीं बता दे रहा हूँ, आयन। सबने आयन पढ़ा होगा। आयन टोटल 2 तरह का होता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे इसमें। एक हो गया कैटायन, एक हो गया एनायन। कैटायन होता है प्लस, एनायन होता है नेगेटिव। ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर प्लस होता है उनको कैटायन बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट जिन पे माइनस होता है उनको नेगेटिव। अब प्लस क्या होता है, माइनस कैसे चढ़ता है, ये फर्दर आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो किसी बना देंगे स्पेशली इसके लिए, वो कर लीजिए, नहीं तो 9th में हमने पढ़ा होगा। देखिए कैटायन में मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए ये बहुत आसान है। ठीक है, उनको पता है कि सोडियम पे कितना प्लस आएगा। मैं कॉन्फ़िगरेशन से दिखाता हूँ, 2 8 1 2 8 1 2 8 1 हो गया, 2 8 1 हो गया। तो अब क्या है, ऑक्टेट रूल पढ़ा था हमने। पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो किसी भी तरह या तो इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या तो दे दे। जैसे सिंपली है, मान लीजिए आपको 100 रुपये मिले, आपने उसमें से 10 रुपये के कुछ खा लिए, पर आपके घर में ये कहा गया था कि आपको 100 रुपये ही लाने हैं रोज़ घर पे। तो आपने क्या किया कि 100 रुपया किसी से उधार ले, 10 रुपया किसी से उधार ले लिया। 100 रुपये मिले थे, आपने 10 के समोसे खा लिए। अब 10 के समोसे खाए अगर तो 90 हो गया। अब घर वालों ने कहा था कि आपके पास 100 होना ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 10 किसी दोस्त से उधार लेंगे। तो किसी दोस्त से उधार लेंगे तो आपका 100 पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे याद करने का तरीका, किस पे माइनस कैसे प्लस। आपने उधार लिया और उधार रहेगा तो आपका कर्ज रहेगा। आप जब कर्ज में रहेंगे तो आप टेंशन में रहेंगे, मतलब आप निगेटिव में रहेंगे। मतलब उस एलिमेंट पर, मतलब हम पर, क्योंकि हमने कर्ज लिया था तो हम निगेटिव हो गए, मतलब जो एलिमेंट लेगा वो माइनस हो गया। अभी क्या है कि जैसे बैंक वाले होते हैं या जनरली लोन जो देते हैं, ठीक है, जो लोन देते हैं, जैसे किसी को 10,000 रुपये चाहिए, तो आपके पास रुपए बहुत ज़्यादा हैं, आपने क्या किया, 10,000 रुपये उनको दे दिया, 100 रुपये उनको उधार दे दिया, 5 रुपया दे दिया, जो भी हुआ दोस्तों में होता है, दे दिया। अब देखो आपने क्या किया, दिया है, यानी पैसा आपने दिया, तो आप दिए, आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो जैसे प्रॉफिट में देंगे आप प्लस में रहेंगे, आपने दिया है। सोडियम भी यही करता है, क्योंकि सोडियम को ऑक्टेट के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में होने चाहिए। आउटर मोस्ट में 8 कब होगा, तो यहाँ क्या बताया कि मान लीजिए ऐसा एग्जांपल दे रहे थे कि अगर आपने लिया है, किसी से उधार आपको दिया है, तो दिया है तो आप पॉजिटिव में रहेंगे, मतलब मुफ्त में आप रहेंगे, खुश रहेंगे। तो जब पॉजिटिव में रहोगे तो उस पर चढ़ जाएगा। तो ऐसे ही सोडियम, ठीक वही काम करना है सोडियम पे। सोडियम क्या करेगा, अपना ऑक्टेट रूल के हिसाब से अपना आउटर मोस्ट का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकाल देगा। जब ये अपने आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा। जैसे ये जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि सोडियम ने अपना कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 11 तो रहेगी ही, 2 8 हो जाएगी। पर क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दिया है,
जब वो देगा तो प्लस चार्ज आता है। याद रखो, जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। प्लस चार्ज वाले को कैटायन बोलते हैं, माइनस वाले को एनायन बोलते हैं। कितना प्लस कितना माइनस, तो जितना इलेक्ट्रॉन दिया या जितना इलेक्ट्रॉन लिया, तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा वो, तो इसने सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर प्लस भी कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब एक ध्यान देने वाली बात क्या है, ये ऊपर वाले का नाम जानते हैं क्या है, ऊपर वाले का नाम है सोडियम, पर नीचे वाले का नाम सोडियम नहीं अब होगा सोडियम आयन। जब आयन में चेंज होगा तो आयन लास्ट में लगाना जरूरी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप कुछ एलिमेंट्स के मैं सजेस्ट करूंगा, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक सभी के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर प्लस उसके एटॉमिक मास और प्लस उस पे कितना प्लस और कितना माइनस है, ये याद कर लीजिए। क्योंकि अगर ये आपको याद रहेगा तो आपको बहुत सारे रिएक्शन में ना बहुत आसानी होती है, अगर याद रहेगा। और नहीं याद होगा तो फिर चलेगा ही, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो यहाँ देखो सोडियम पे क्या होता है, अरे सॉरी जिंक है यहाँ पे, तो जिंक पे होता है 2+, H2SO को 4 तोड़ सकते हैं तो ये हो गया H+, 2H+, SO4 पे 2-। अब नेचर के रूल के हिसाब से क्या है, प्लस वाला हमेशा किसके साथ जाता है, प्लस वाला हमेशा जाता है माइनस के साथ। मतलब इसका SO4 किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 + 2 माइनस है तो कैंसिल कर ही देगा, इतना तो आता ही होगा। तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन मिलके H2। अब यहाँ एक बात और समझ लो, क्या समझना है, देखो एक बात और ये समझना है कि एरो अगर ऊपर की तरफ रहे, ठीक है, अगर एरो ऐसे रहे, इसका मतलब कि वो गैस है, मतलब वो जिस कंपाउंड के आगे लगा है वो कंपाउंड क्या है, गैस है। लेकिन अगर एरो नीचे हो गया, इसका मतलब वो कंपाउंड नीचे उस कंटेनर में जाके जम गया है, बैठ गया है, जिसे हम केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बॉटम के कंटेनर पे जाके, मतलब कंटेनर के बॉटम में जाके वो चिपक जाए, या कह सकते हैं कि वहाँ पे बैठ जाए। अगर वो बैठ गया तो उसे हम सॉलिड कहते हैं। तो ये बात याद रखना कि अगर एरो ऊपर की तरफ है, मतलब ये जो हाइड्रोजन यहाँ का इस तरह प्रयोग करेगा, हाइड्रोजन यहाँ गैस की तरह इस्तेमाल होगा। और अभी एक एग्जांपल आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वहाँ दिखाएंगे एरो नीचे की तरफ है तो वहाँ वो सॉलिड रहता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब ऐसे बहुत से एग्जांपल है जो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कहीं अगर मिलता है आपको, तो मैं 1-2 देखता हूँ, अगर आपको मिल जाता है आपको कराने के लिए, ठीक है। वैसे है तो बहुत ढेर सारे प्लस, तो मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए एग्जांपल और सब अपने हिसाब से नोट करते चलिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब प्रोडक्ट बनाइए, वीडियो को पॉज करिए और प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। बन गया, देखिए इसका प्रोडक्ट बनेगा MgO। कैसे बनाया मैंने, मैग्नीशियम पे 2+ होता है, कैसे मुझे याद है, आप भी याद करिए। ऑक्सीजन पे 2- होता है, इसका 2+ इसके 2- को खा जाएगा, MgO बन गया। चलिए तीसरा बनाइए, एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन, ठीक है। ये अभी बेसिक है, ये आप करिए इसको ऐसे। इसमें करेंगे आप, देखिए वीडियो को पॉज करिए, बनाइए, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका AlCl3। अभी बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। मैंने कैसे किया, एल्यूमिनियम पे 3+ होता है, एक क्लोरीन है तो एक माइनस। अब ये नहीं देखना है कि क्लोरीन 2 है तो 2 माइनस, नहीं, क्लोरीन है ना, एक एलिमेंट पे कितना चार्ज होता है, तो क्लोरीन है अकेला, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इन सब पे सिर्फ एक माइनस होता है, ठीक है। तो एक माइनस हो गया, तो क्लोरीन हो गया 1 माइनस, ये हो गया। अब या इसको ऐसे लिख लीजिए AlCl3, या जैसे मन कहे वैसे लिखो, इसका 3+ इसका बन गया और इसका 1 माइनस था तो ये बन गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात क्या है, जैसे मैंने कहा 1 है, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो 1 क्लोरीन पे 1 माइनस, 2 क्लोरीन पर 2 माइनस। तो यहाँ प्रोडक्ट में ये चेंज होगा कि एल्यूमिनियम का जो सर होगा, एल्यूमिनियम का जो सर होगा वो इसका ये बनेगा,
और इसका वाला इसका बनेगा, तो एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 लग गया, Cl3 3 प्लस है तो यहाँ पे 3 लग गया, Al2Cl3 हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया आपका। ऐसे बनाते रहो, कोशिश करते रहो, देखो कहीं अगर मिल जाता हो, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फर्दर मैं भी क्वेश्चन दे दूंगा। और हालांकि ये बेसिक्स था। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक अगला कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है एक अलग टॉपिक समझना है आपको, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक आते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ तो थोड़ा स्पेस हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन एडजस्ट करिए थोड़ा। ठीक है, देखिए अगला क्या है, अगला है आपको पढ़ना है, एक आता है रिएक्टेंट और एक आता है प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये क्या होता है, इसको एग्जांपल समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो अभी वो जो एग्जांपल लिए थे ना, जिंक सल्फ्यूरिक, वही वाला लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। देखो कैसे, मैंने लिया जिंक प्लस H2SO4 एरो, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। चलो जिन्होंने कहा बनेगा वो अच्छा है, ये बन गया H2 और ये गैस बनेगा, तो मैंने इसको एरो कर दिया। अब देखो ध्यान से इसमें ध्यान देना क्या है, मैंने कहा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक चीज आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 से अधिक प्रोडक्ट भी बनेगा, कुछ बनेगा, तो वही एकदम सिंपल है। एक या एक से अधिक रिएक्ट किए हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या किए हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड किसी एक बीकर में इन दोनों को डाला गया है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट किए हैं, तो इन दोनों को बोलते हैं रिएक्टेंट। और यहां पे रिएक्ट होने के बाद ये 2 प्रोडक्ट आपको मिला है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक बात और देखो, ध्यान से देखना क्या है कि यहां पे सेंटर पे एरो है, याद कर लो मैथ के हिसाब से ये वाला साइड क्या हो गया, LHS, ये वाला हो गया RHS। तो यहां पे अगर आपको पॉइंट लिखना है तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं कि LHS के साइड हमेशा रिएक्टेंट होगा और RHS के साइड हमेशा प्रोडक्ट होगा, वेदर द रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर वो रिएक्शन, वेदर द रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये रूल मत फॉलो करना। ठीक है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, A प्लस बी बना तो C प्लस डी बना, C प्लस डी कंबाइन हुआ तो A प्लस बी बना, मतलब कुछ देर के लिए रिएक्टेंट ये है और कुछ देर के लिए प्रोडक्ट ये है, फर्दर टाइम में कुछ देर के लिए फिर रिएक्टेंट ये हो जाएगा और प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो आप एट अ टाइम उनको नहीं बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है। तो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो आप नहीं बता सकते, लेकिन अगर रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल की साइन यही है, दोनों तरफ एरो होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप बताइए कि एरो के लेफ्ट साइड हमेशा LHS रिएक्टेंट का काम करेगा, एरो के राइट साइड हमेशा RHS की तरफ प्रोडक्ट का काम करेगा। यहां तक क्लियर है बात, यानी ये हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहां पे इनिशियल आपका हो गया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट आता है आपका बैलेंसिंग। ठीक है, एक आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बुक में आप देखिए आपको मिलेगा टॉपिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है टॉपिक, टॉपिक है बैलेंस केमिकल, या रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, और ऐसे सेम आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन मिले। बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या, बैलेंस का मतलब क्या समझते हो, बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों तरफ बराबर रहे। जैसे हम मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने तो तराजू वो रखता है, दोनों तरफ बराबर रखता है, बैलेंस रखता है वो, तो दोनों तरफ वो क्या रखता है, बैलेंस रखता है, तो उसे हम बैलेंस कहते हैं। या बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको बैलेंस है, जैसे अगर आप सोना खरीदने जाइए या देखे होंगे तो सोनार क्या होता है, एक जार में रखा होता है, उस जार में उसको मेजर करता है, तो वहां भी वो बैलेंसिंग का काम करता है, मतलब ऊपर नीचे ना हो सके। ऐसे ही मतलब एक वहां भी अगर ध्यान दो
तो वहाँ भी क्या है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, तो वहाँ भी एक लेफ्ट साइड, मतलब एज अ केमिस्ट्री में यहाँ रिएक्शंस पे इमेजिनेशन करो कि यहाँ भी लेफ्ट है, वहाँ भी राइट है, यहाँ भी राइट है, वहाँ भी राइट है। तो अगर हम ये सोचें कि हमारी इस इक्वेशन में पार्ट कौन ले रहा है, जैसे हम वहाँ जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी लेने में क्या करते हैं, एक तरफ मान लीजिए आलू लिया, एक तरफ बटखरा रखता है वो 1 किलो का। अब 1 किलो और वो बटखरा, वो पाव जो रखता है वो दोनों बराबर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर है तो अच्छा है, नहीं बराबर है तो वो तब तक आलू रखता जाएगा जब तक वो बराबर ना हो जाए। दूसरी बात, वो तब तक आलू निकालता जाएगा जब तक उसमें से वो निकलता ना रहे। यही 2 बातें हैं, सेम यहाँ वो भी लगाना है। समझ में आई? यही लगाना है यहाँ। केमिस्ट्री में पार्ट कौन ले रहा है भैया? केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की करेंसी कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है? एटम में। केमिस्ट्री में यानी रिएक्शंस में पार्ट कौन लेते हैं? एटम लेते हैं, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड में जितने एटम हों, राइट साइड पे उतने भी एटम होने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम हों उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। मतलब एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एटम ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं एक सिंपली लिख दे रहा हूं, आप पेपर में आएगा तो आप लिख दीजिएगा, डेफिनेशन बना के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। मैं ऐसा सिंपली लिख दे रहा हूं कि एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड। मतलब ये बात है आप एकदम अच्छे से अपने दिमाग में रख लीजिए कि एटम के समय रिएक्टेंट के साथ जितने एटम हैं और प्रोडक्ट के साथ जितने एटम हैं वो दोनों बराबर होंगे। अब एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे अब कुछ इक्वेशंस आपको बैलेंस मिलेंगे और कुछ इक्वेशंस आपको बैलेंस करने होंगे, तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं जितना देर से लेते आ रहे हैं। जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2 gives। अब देखिए जो लोग नए हैं या सभी बच्चे नए हैं, 10th में ही पढ़ाया जाता है, तो देखो बैलेंसिंग का क्या है ना, बैलेंसिंग का कोई ट्रिक नहीं होता है कि हम आपको एक फार्मूला प्रोवाइड करा दें, आपने एक फार्मूला रट लिया उसी से आ गया। अब जैसे फार्मूला, बहुत सी फार्मूले होते हैं, ठीक है, तो फार्मूले पे नहीं है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या है? प्रैक्टिस पे है। जितना प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग, आपका माइंड उतना शार्प होता जाएगा और आपको खुद बैलेंसिंग करना सीख जाओगे आप। तो जितना आप बैलेंसिंग करेंगे, जितना आप क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, उतना आपके लिए फायदा है, ठीक है। तो वो आप, मैं क्वेश्चन से एंड में कुछ बैलेंसिंग इक्वेशन दे दूंगा और मैं आज यहीं तक बढ़ाऊंगा कि बैलेंसिंग आपको कैसे करना है ये सिखा दे रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा। आप उसका सोल्यूशन आप नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में हो सके बता दूंगा। तो आप क्या करिए, जो मैं क्वेश्चंस दूंगा उसे आप प्रैक्टिस करिए और उसमें देखिए आपको आ रहा है कि नहीं, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है। अब करना क्या है, एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड करना है। इसमें कितने एटम है? एक है जिंक, एक है हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इधर भी देखो जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मतलब जितने जिंक इधर हैं उतने ही जिंक इधर होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन इधर होने हैं उतने ही इधर होने चाहिए, जितना सल्फर, ऑक्सीजन, मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अगर हम एक बार गिने इनको, तो जो नए हैं वो क्या करें, अपना नोट कर ले नीचे। जैसे पार्ट कौन ले रहा है? जिंक ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, सल्फर ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। सेम ऐसे यहाँ कर लें, जिंक ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, सल्फर ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। दोनों पार्ट ले लिया। अब इधर देखो, जिंक कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4, यानी 4 है। इधर जिंक देखो, 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। अब जरा मिलाओ, जिंक इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर 1, ऑक्सीजन। मतलब डैट रिएक्शंस, यानी ये वाला रिएक्शन आपका ऑलरेडी बैलेंस है। ये हर बार नहीं होगा, ये इस बार मिल गया, हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपका ऐसे ही बैलेंसिंग हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल हम वाटर कर लेते हैं, जो हमने किया था। वाटर में हमने H2 लिया था, O2 लिया था और गिब्स हमने बनाया था वाटर। सिंपली वही कर लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दोनों तरफ बराबर कर लिया।
करना कैसे है अभी जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा वो बताते हैं, अभी आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझा रहे हैं, करना कैसे वो आपको अभी बताते हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन है हमारा 2, ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, पर इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, कितना है 1 है, इधर कितना है 2। इसको क्या करें कि ये 2 हो जाए। अब ये तो 2 है, मतलब इसमें ही छेड़खानी करें। अब देखो इसको 2 करने का मतलब, अब बहुत से बच्चों के मन में जो नए नए आते हैं उनके मन में क्या होता है, इधर 2 है तो इधर हम 2 लगा दें, हो गया 2। बच्चों ये प्रोडक्ट ही बदल गया, अब ये वाटर नहीं रहा, ये वाटर का एक नया प्रोडक्ट है जिसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, ये वाटर की जगह कुछ और बन गया। तो यहां नंबरिंग करने से पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। याद रखो, अगर हम यहां नंबरिंग करेंगे तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो हमारा इसमें बनेगा कैसे, क्योंकि हमें कुछ रिएक्शंस पहले से पता होते हैं, ठीक है, कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं, कुछ रिएक्शंस पहले से पता होते हैं, यानी यहां तो हमें नहीं लगाना है। एक बात क्लियर, यहां नहीं लगाना है, बात क्लियर हो गई। मतलब हम कहां लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं आगे, कहां, यहां पे, यहां जो मैं बॉक्स बना रहा हूं यहां पे आप लगा सकते हैं। अगर आपने यहां लगा दिया तो आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। यहां अगर आप सोचिए यहां पे 1 है, अगर यहां पे 2 कर दें तो 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 2। अब ध्यान दो, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 तो 2 2 जा 2 2 तो 2 2 जा 4, इधर कितना है 2, सिंपली क्या कर दे, यहां आगे क्या लगा दें 2 लगा दें, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बैलेंस, तो ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो समझ में आया ना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है, बस ये लाइन याद रखो, ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस यही आप लाइन याद रखिए कि एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड। अगर ये बराबर है तो आपका इक्वेशन बैलेंस है। सेम इसी का उल्टा है, वो मैं नहीं बता रहा, इसी का उल्टा है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम बराबर नहीं होंगे, एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल नॉट इक्वल टू बैलेंस। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछेगा कि आप अनबैलेंस का एग्जांपल दीजिए, आप अनबैलेंस का एग्जांपल देंगे और उसको बैलेंस कर देंगे, पर पेपर में उसने क्या पूछा है आपसे, अनबैलेंस का एग्जांपल दिए, तो आपने बैलेंस क्यों किया, तो नंबर कट जाता है। तो जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब दीजिए, ठीक है, ज़्यादा जवाब नहीं देना चाहिए। तो अनबैलेंस का एग्जांपल पूछेगा तो अनबैलेंस का, और इसका पूछेगा तो इसका, ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन और ये हो गया अनबैलेंस का इक्वेशन, ठीक है। अनबैलेंस में अगर ये मिटा दूँ तो ये अनबैलेंस का एग्जांपल हो जाएगा, मैंने इसी को बैलेंस कर दिया तो ये बैलेंस का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक अभी रहने देते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और यहाँ तक में कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी तो इसमें क्वेश्चन फर्दर आएंगे नहीं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट हम बैलेंसिंग करना सिखाएंगे कि कैसे बैलेंसिंग किया जाता है। कुछ कॉम्प्लेक्स एटम आते हैं, उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन ढेर सारे आएंगे, उसमें बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है, तो उन सबको इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है ये आपको हम नेक्स्ट पार्ट में सिखाएंगे। और पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सजेशंस हो तो बताइए, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स खुद से बनाते रहिए, यही अच्छा है आपके लिए। और बोर्ड्स आने वाले हैं, तैयारी करते रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।